Hello students, welcome back to the channel. My name is Vibha. This is part 5 of series Chemical Kinetics of class 12. If you haven't seen the previous video, then do watch them first because this is a lecture which is in continuation with them. So let's get to the screen. अभी तक हमने चैप्टर का इंट्रोडक्शन अच्छे से समझ लिया है. रेट ऑफ द रिएक्शन में हमने एवरेज रेट एंड इंस्टेंटेनियस रेट समझ लिया है. आज के इस चैप्टर में वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ द रिएक्शन. राइट, फैक्टर्स के अंदर हम समझेंगे नेचर एंड स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, कैटलिस्ट एंड रेडिएशन. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहला हमारा फैक्टर आता है नेचर ऑफ द रिएक्टेंट. हमें पता है कि डिफरेंट रिएक्टेंट रिक्वायर्स डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉर ब्रेकिंग द ओल्ड बॉन्ड्स एंड फॉर्मेशन ऑफ द न्यू बॉन्ड्स. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर मेरा कोई भी रिएक्टेंट है जो कि काफ़ी जल्दी से रिएक्ट कर जाता है, तो इसका मतलब क्या होगा कि उसका स्पीड बहुत फास्ट होगा, मीन्स उसकी काइनेटिक्स बहुत फास्ट होगी, मीन्स उसका रेट ऑफ द रिएक्शन बहुत फास्ट होगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास सोडियम है, सोडियम को अगर मैं पानी में डाल देती हूँ तो मेरे पास क्या बनता है कि अल्कलाइन सोल्यूशन बनता है एंड रिलीज ऑफ हाइड्रोजन गैस होती है. और हमें पता है कि सोडियम बहुत ही रिएक्टिव मेटल है. सिंस इट इज अ वेरी रिएक्टिव मेटल, दैट मीन्स ये रिएक्शन के अंदर हाइड्रोजन गैस बहुत जल्दी रिलीज आउट करेगा. दैट मीन्स इसकी काइनेटिक्स बहुत फास्ट होगी. इन द सेम वे, लेट्स सपोज उसी के कंपैरेटिव मैंने सिर्फ कैल्शियम ले लिया. पूरी रिएक्शन कंडीशन सारी सेम है कि मैंने वाटर के साथ ही रिएक्ट करना है. तो मैंने सोडियम की जगह कैल्शियम ले लिया और उसको भी मैंने पानी के साथ रिएक्ट कर दिया. तो अगेन मेरे पास अल्कली सोल्यूशन ही बन रहा है और अगेन मेरे पास हाइड्रोजन गैस ही रिलीज हो रहा है. लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा विग्रस नहीं होगी. तो यहाँ पे मैं ये बता सकती हूँ कि यहाँ पर जो मेरा नेचर ऑफ द रिएक्टेंट है, दैट इज सोडियम एंड कैल्शियम. सोडियम इज क्वाइट रिएक्टिव या वेरी रिएक्टिव एंड कैल्शियम इन कंपैरिजन टू द सोडियम इज लेस रिएक्टिव. तो किसी का नेचर बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है और किसी का नेचर बहुत कम रिएक्टिव होता है. तो उसके बेसिस पे रिएक्शन की काइनेटिक्स डिपेंड करती है. So this is how the rate of the reaction depends upon the nature of the reactant. सेकेंड फैक्टर आता है आपका स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट. अब इसमें दो चीजें समझनी है आपने कि आपका या तो स्टेट सॉलिड, लिक्विड, गैस हो सकता है और दूसरी ये चीज समझनी है कि चलो सॉलिड है लेकिन वो सॉलिड में या वो तो प्रॉपर पीसेस में है या फिर वो पाउडर फॉर्म में है. तो लेट्स सपोज वी डिस्कस दिस थिंग फर्स्ट. लेट्स टेक एन एग्जांपल जिसमें मैं रिएक्ट कर रही हूँ आयरन को with in the presence of acid. It is giving me FeCl3 aqueous and hydrogen gas. अब यहाँ पे क्या ले सकती हूँ मैं? जो आयरन है मेरा, जो कि रिएक्टेंट है तो वो सॉलिड ही है, तो वो सॉलिड ही. बट एक केस में मैं क्या ले सकती हूँ कि आयरन को या फिर लोहे के पीस को मैं बिल्कुल पाउडर फॉर्म में ले सकती हूँ या लोहे के पीस को मैं बड़ा पीस ले सकती हूँ. ठीक है, ये चीज क्या दिखा रही है कि कितना सरफेस एरिया. आपको पता है कि अगर मैं किसी भी चीज को छोटा छोटा करके अगर रिएक्ट कर रही हूँ तो वहां पे रिएक्शन मेरी फास्ट हो रही है और अगर मैं किसी चीज को बड़ा पीसेस में ले रही हूँ तो वहां पे रिएक्शन मेरी स्लो होगी बिकॉज वहां पे सरफेस एरिया मेरा कम हो जाएगा. अगर अभी भी आपको डाउट हो रहा है कि सरफेस एरिया कैसे चेंज हो रहा है, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल कि अगर मैं एक चौक के पीस को लेती हूँ तो चौक का सरफेस एरिया क्या होगा? चौक इज इन द सिलेंड्रिकल फॉर्म. तो अगर उसका सरफेस एरिया निकालेंगे तो सरफेस एरिया चौक का कैसे निकालेंगे? दैट इज 2πrh जो कि उसका कर्व सरफेस एरिया होता है प्लस पाई आर स्क्वायर जो कि उसका बेस है प्लस टॉप पाई आर स्क्वायर. तो ये हमारा मैथमेटिकली लग गया. नेक्स्ट मैंने क्या करा? सेम एक्सपेरिमेंट करा, चौक की ही रिएक्शन कराई बट यहाँ पे मैंने चौक को बिल्कुल पीस के लिया है, मतलब पाउडर फॉर्म में लिया है. तो उस केस में सरफेस एरिया कैसे ज्यादा होगा? उस केस में सरफेस एरिया ये होगा कि चौक के जो इंडिविजुअल पार्टिकल्स हैं वो इंडिविजुअल पार्टिकल्स अब स्फेयर की फॉर्म में है और स्फेयर का हर एक पार्टिकल का सरफेस एरिया निकालोगे, स्फेरिकल सरफेस एरिया निकालोगे और उसको ऐड करोगे तो दैट विल गिव मी द टोटल सरफेस एरिया इन द पाउडर फॉर्म. तो उस हिसाब से एक जो बड़ा वाला पीस होता है चौक का, उस केस में उसका सरफेस एरिया कम हो जाता है और अगर हम चौक को पाउडर फॉर्म में लेते हैं तो उस केस में आपका सरफेस एरिया ज्यादा हो जाता है. इन अ सिमिलर वे कि अगर मैं आयरन पीस को उसका एक बड़ा सा टुकड़ा लेती हूँ या बड़ा सा पीस लेती हूँ तो वहां पे आपका सरफेस एरिया कम माना जाएगा. लेकिन अगर मैं आयरन को बिल्कुल क्रश्ड फॉर्म में लेती हूँ, पाउडर फॉर्म में लेती हूँ तो सरफेस एरिया बढ़ जाएगा. तो एज द सरफेस एरिया इंक्रीजेस, रिएक्शन का रेट ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाता है. तो अगर मैंने आयरन को पाउडर फॉर्म में लिया तो रिएक्शन आपकी फास्ट होगी. क्यों होगी रिएक्शन फास्ट? क्योंकि आपका सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया है. लेकिन अगर मैंने इसी को नेल फॉर्म में लिया है या प्रॉपर बड़ा वाला पीस लिया है तो वहां पे मेरी रेट ऑफ द रिएक्शन स्लो होगा बिकॉज वहां पे लेस सरफेस एरिया है इन कंपैरिजन टू द आयरन विच इज इन द पाउडर फॉर्म.
ठीक है। तो मैंने ये बिग और पाउडर्ड वाला क्राइटेरिया आपको समझा दिया कि मेरा रेट ऑफ द रिएक्शन कैसे पाउडर्ड फॉर्म और बिग पीस पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट आता है कि स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट जब मेरा सॉलिड, लिक्विड या गैस होगा उस पे कैसे डिपेंड करता है। तो रिएक्शन विल बी स्लो अगर मेरे रिएक्टेंट सॉलिड फेज में है, इन कंपैरिजन टू द रिएक्शन अगर मेरी रिएक्टेंट्स फ्लूइड फॉर्म में है, मतलब लिक्विड और गैस में। फॉर एग्जाम्पल, लेट सपोज मैंने एग्जाम्पल लिया कि मेरे पास सोडियम है और सोडियम को मैं आयोडीन के साथ रिएक्ट करी। अब आयोडीन आपको पता है कि आयोडीन गैसियस फॉर्म में भी होते हैं, आयोडीन के वेपर्स भी होते हैं और आयोडीन को हम सॉलिड फॉर्म में भी ले सकते हैं। तो आयोडीन को अगर मैंने सॉलिड फॉर्म में लिया तो मेरी रिएक्शन स्लो हो रही है, लेकिन वहीं पे मैंने आयोडीन को गैसियस फॉर्म में रिएक्ट करा तो मेरी रिएक्शन फास्ट हो रही है। तो यहाँ पे स्लो और फास्ट मुझे रेट ऑफ द रिएक्शन बता रहे हैं कि solid state of the reactant होता है तो the rate of the reaction of the kinetics is slow in comparison when the reactant is in the liquid or gaseous state. थर्ड फैक्टर आता है हमारा टेम्परेचर। टेम्परेचर पे मेरी रिएक्शन कैसे डिपेंड करती है, ये रेट ऑफ द रिएक्शन कैसे डिपेंड करता है, इट इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन द टेम्परेचर। फिलहाल के लिए आपको इतना याद करना है, ये जो टॉपिक है कि कैसे मेरा रेट ऑफ द रिएक्शन टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है, इट इज इन द डिटेल टॉपिक, प्रॉपर तरीके से आपको समझाया जाएगा, लेकिन वो आगे आने वाले टॉपिक्स में है। अभी फिलहाल के लिए आपको इतना समझना है कि रिएक्शन का रेट अगर बढ़ाना है तो मुझे टेम्परेचर भी बढ़ाना पड़ेगा। नेक्स्ट फोर्थ फैक्टर आता है हमारा कैटलिस्ट। कैटलिस्ट आपको पता है जनरली हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं या फिर डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, हमारा रेट ऑफ द रिएक्शन को बढ़ा देते हैं विदाउट बीइंग कंज्यूम्ड इन द रिएक्शन। ठीक है, तो जनरली कैटलिस्ट भी दो तरीके के होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। कैटलिस्ट में एक तरीके का कैटलिस्ट होता है जो रेट ऑफ द रिएक्शन को बढ़ाते हैं, ठीक है, जो कि मेरी ऐसी रिएक्शंस जो अपने आप नहीं हो पा रही या फिर उनका रेट ऑफ द रिएक्शन बढ़ाना है तो उस केस में कैटलिस्ट रेट ऑफ द रिएक्शन बढ़ाएंगे। ठीक है, दूसरे तरीके के भी कैटलिस्ट होते हैं जिनको हम इनहिबिटर्स कहते हैं। तो इनहिबिटर्स क्या करते हैं, रेट ऑफ द रिएक्शन को स्लो डाउन करते हैं, तो वो भी मेरी एक इंपॉर्टेंट कैटेगरी ऑफ कैटलिस्ट होता है। बट दोनों केसेस में ये होता है, चाहे मेरा रेट ऑफ द रिएक्शन बढ़े या रेट ऑफ द रिएक्शन घटे, दोनों केसेस में मेरा ये होता है कि कैटलिस्ट इज नॉट कंज्यूम्ड इन द रिएक्शन। तो यहाँ पे मैंने स्पेसिफिकली लिखा है कि इट चेंजेस द रेट ऑफ द रिएक्शन। चेंजेस का मतलब क्या है कि ये इंक्रीज भी कर सकती है और ये डिक्रीज भी कर सकती है, और स्पेसिफिकली लिखा है कि इट डज नॉट गेट कंज्यूम्ड इन द रिएक्शन। ये कैसे डिपेंड करता है, अगेन इट इज इन द डिटेल्ड टॉपिक इन द लेटर वीडियोस। नेक्स्ट फैक्टर आता है आपका कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। अब ये पर्टिकुलर टॉपिक जो है वैसे तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मोस्ट ऑफ द चैप्टर इज डिपेंडेंट अपॉन दिस टॉपिक ओनली, राइट। अब कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट के अंदर आपको ध्यान से देखना है कि मैंने लिखा हुआ है कि रेट ऑफ द रिएक्शन आपका बढ़ेगा जब मेरी कंसंट्रेशन ज्यादा है, ठीक है, वो घटेगा जब मेरी कंसंट्रेशन कम है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि रेट ऑफ द रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट जब लिक्विड और एक्वस स्टेट में, जब मैं कंसंट्रेशन की तब बात करूंगी जब मेरा रिएक्टेंट लिक्विड या एक्वस स्टेट में है, लेकिन जब मेरा रिएक्टेंट गैसियस स्टेट में है तब वहां पे मैं कंसंट्रेशन की बात नहीं कर सकती, वहां पे मैं प्रेशर की बात करूंगी। तो रेट ऑफ द रिएक्शन इंक्रीजेस जब मेरा प्रेशर इंक्रीज होगा। ठीक है, जब मेरा रिएक्टेंट गैसियस स्टेट में है तब मुझे प्रेशर लेना है, जब मेरा रिएक्टेंट लिक्विड या एक्वस स्टेट में है तब मुझे कंसंट्रेशन में बात करनी है। और दोनों केसेस में आपका ये हो रहा है कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन व्हेन द रिएक्टेंट्स आर इन लिक्विड एंड इन एक्वस स्टेट, एंड द रेट ऑफ द रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर व्हेन द रिएक्टेंट इज इन द गैसियस स्टेट, राइट। अब अगर मैं इसका एक और एग्जांपल लेके समझाऊं तो इस हिसाब से मेरा रेट ऑफ द रिएक्शन कैसे चेंज होगा। लेट सपोज मेरे पास रिएक्शन है, उस टाइम पे मेरा रिएक्टेंट जो है वो 100% है, मतलब मेरी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है, मेरा रिएक्टेंट कंप्लीट है। अब जैसे जैसे मेरी रिएक्शन प्रोसीड होती है तो उस केस में क्या होगा कि मेरी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घटती जाएगी और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी। तो उस केस में भी तो मेरा रेट चेंज हो रहा है। इसका मतलब क्या है, ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन ऑल्सो मेरा रेट चेंज हो रहा है। इनिशियली मेरा रेट बहुत ज्यादा होगा, लेकिन जैसे 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 मेरा कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट घटता जाएगा ड्यूरिंग द रिएक्शन, वैसे 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 मेरा रेट ऑफ द रिएक्शन भी घटता जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि व्हेन द रिएक्शन टेक्स प्लेस बाय डिफॉल्ट कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट डिक्रीज होता है ड्यूरिंग द रिएक्शन। इसका मतलब क्या है कि स्टार्टिंग में रेट ऑफ द रिएक्शन बहुत फास्ट होगा और जैसे जैसे मेरी रिएक्शन इट अप्रोचेस टू द एंड,
मीन्स मेरा ऑलमोस्ट प्रोडक्ट बन चुका है, सारा का सारा रिएक्टेंट कंज्यूम हो गया और प्रोडक्ट बन गया, वहां पे तो मेरा रेट ऑफ द रिएक्शन बिल्कुल ही नेग्लेजिबल हो जाना चाहिए। ठीक है, जैसे हम इसका एग्जांपल लेते हैं, जैसे बर्निंग ऑफ द कैंडल है, अगर मैं उसको ढक दूं, एक जलती हुई कैंडल है उसको ढक दूं, ग्लास के अंदर इनिशियली क्या होगा कि मेरे पास कैंडल है और वो जल रही है। अब मैंने इसके ऊपर क्या रख दिया है, एक इन्वर्टेड ग्लास रख दिया, तो इनिशियली तो मेरी फ्लेम जलेगा, लेकिन जैसे जैसे सारी की सारी मेरी ऑक्सीजन जो अंदर अवेलेबल है वो जब सारी की सारी कंज्यूम हो जाएगी तो मेरा रेट ऑफ द रिएक्शन कम हो जाएगा एंड अल्टीमेटली मेरा फ्लेम बुझ जाएगा, बिकॉज ऑक्सीजन कंज्यूम हो रही है और ऑक्सीजन धीरे धीरे कंज्यूम होकर खत्म होती जा रही है। टिल द टाइम द ऑक्सीजन इज देयर इन द इन्वर्टेड ग्लास, द फ्लेम विल बी देयर एंड और as soon as all the oxygen is consumed the flame will be extinguished। ठीक है, इसका मतलब क्या है, rate of the burning of the candle decreases। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी। अब जो हमने ये फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ द रिएक्शन है, ये हमने सिर्फ मेन हेडिंग्स पढ़ी है। आगे के आने वाले टॉपिक्स में हम ये पढ़ेंगे कि मेरा रेट ऑफ द रिएक्शन कंसंट्रेशन पे स्पेसिफिकली कैसे डिपेंड करता है। उसके बेसिस पे हमारा आता है डिपेंडेंसी ऑफ द रिएक्शन रेट ऑन द कंसंट्रेशन, दैट इज रेट लॉ एक्सप्रेशन, दैट वी विल बी डूइंग इन द नेक्स्ट पार्ट। आई होप अभी तक का आपको समझ आ गया हो। इफ यू हैव एनी डाउट देन प्लीज कमेंट डाउन बिलो, आई विल बी टेकिंग अप ऑल ऑफ योर क्वेरीज एंड विल बी रिप्लाइंग बैक। Till then, have a nice day and see you in the next lecture.